हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीटी। आज हम गाला सैंपल पेपर 2 का सेक्शन सी सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है और इसके आंसर्स की है ये हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप वहां पे जाइए और इसको एंजॉय करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सैंपल पेपर के साथ। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि आज हम सेक्शन सी सॉल्व करने जा रहे हैं, तो जनरली इसमें से हमें क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस में से हमें सिर्फ और सिर्फ 6 ही सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, बाकी हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन और व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हमें उसे बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है। तो सबसे पहली बात यह कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जहां पे जो रिएक्टेंट के मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। हमें केमिकल इक्वेशन क्यों बैलेंस करनी है। ये एक लॉ की वजह से हमें क्या करना होता है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। और ये क्या लॉ होता है, ये लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन की मास की वजह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना ही वो बन सकता है ना ही वो बिगड़ सकता है, बस ये क्या हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पे वाटर की एक इक्वेशन ली है हमने जिसमें H2 प्लस O2 गिव्स H2O। इट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, इस अनबैलेंस इक्वेशन को एक और चीज कहते हैं, दैट इज स्केलेटल इक्वेशन, जो अनबैलेंस्ड ही होती है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको बैलेंस किया। ठीक है, यहां पे हमने 2H2O प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 2H2 है तो यहाँ पे भी 2H2 है। यहाँ पे 2O दो है पर यहाँ पे O एक ही है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। तो यहाँ पे 2 लगाया तो और तो 2 हो गया, बट जो H है वो 4 हो गया, इसलिए हमें यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ा, 2 लगाना पड़ा, जिससे कि 4H हो गया, 4H हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि आप हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के बारे में बताइए। अब सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्यों करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हम मेटल्स का प्यूरिफिकेशन कर सकें। ठीक है, ये क्या होता है कि जब भी हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम इट्स ओर, तो वो क्या होता है, बहुत सारी चीजों के साथ जुड़ा होता है, तो हमें प्योर मेटल नहीं मिलता है। तो प्योर मेटल के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, और उस एक्सट्रैक्शन के अंदर एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और जनरली जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है हम लोग हाई रिएक्टिव मेटल्स के लिए करते हैं, क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल्स इतनी इजीली से क्या होते हैं, सेपरेट आउट नहीं हो पाते। ठीक है, तो देखते हैं एक्चुअली क्या होता है। इस डायग्राम से पहले समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया, एक ये इस तरीके से सेटअप लिया। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या लिया, एक सॉल्यूशन लिया। जनरली मैं बोलूं तो एक वाटर लिया, पर ये वाटर को हम कहते हैं क्या है, इस वाटर को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे जो मेटल को प्योर कर रहे हैं वो है कॉपर, इसलिए उसका जो इलेक्ट्रोलाइट भी हम लेंगे वो हम कॉपर लेंगे। तो हमने क्या लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर लेंगे, तो दैट इज कॉपर सल्फेट। तो हमने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है इसको हमने क्या बोला, दैट इज द एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, देन उसके बाद हमने एक इलेक्ट्रिक सेटअप लिया, राइट, एक इलेक्ट्रोड यहां लगाया, एक इलेक्ट्रोड यहां लगाया, और इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया। अब क्या होता है कि जो हमारा इम्प्योर मेटल है, उस इम्प्योर मेटल को हमने कहां पे रखा, उसको हमने एनोड के ऊपर रखा, यहां पे रखा, राइट। और जो प्योर मेटल है, प्योर मेटल की एक पतली सी स्ट्रिप, बहुत पतली सी स्ट्रिप को हमने कैथोड के ऊपर रखा। ठीक है, ये हमारा सेटअप है। अब हम जैसे ही क्या करेंगे, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करेंगे, तो जो हमारे पास एनोड है, एनोड के अंदर दो चीजें, राइट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्योर मेटल और प्लस इम्प्योर मेटल। तो क्या होगा, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे तो ये एनोड के अंदर ये जो पर्टिकुलर हमारा ओर है ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो जैसे ये ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे जो इम्प्योर है वो अलग हो जाएगा और जो प्योर है वो अलग हो जाएगा। जो प्योर है वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेगा, जैसे कि हम देख रहे हैं ये आपका इलेक्ट्रॉन्स के रूप में इस साइड की तरफ मूव कर रहे हैं। और जो इम्प्योर सब्सटेंस है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होगा, यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगा।
ठीक है। जैसे ही डिपॉजिट होगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एनोड मड कहते हैं। और ये क्या होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है। यहाँ पे वही समझाया गया है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है हमें, फिर इलेक्ट्रिसिटी को हमें पास करना है, देन उसके बाद प्योर जो कॉपर है उसको हमें क्या करना है, एक कैथोड पे डिपॉजिट करना है और एक को एनोड पे डिपॉजिट करना है। राइट ये इक्वेशन की हेल्प से हमें समझने की मदद मिलेगी कि जब हम कॉपर इम्प्योर है तो जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर 2+ और कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकल गए। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये कैथोड पे क्या हो रहा है कि 2+ कॉपर और 2 इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, आपका कॉपर बना रहे हैं जो कि प्योर मेटल है। और अगर हम इधर देखा जाए तो बेसिकली जो एट द एंड में इक्वेशन हमें मिलेगी, कॉपर इक्वल्स टू कॉपर, तो इम्प्योर से हमें प्योर की तरफ मिल गया। इस तरीके से हम क्या बोलते हैं इसको, आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और जो लास्ट में जो सेटल डाउन हो जाता है दैट इज कॉल्ड एनोड मड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि कंपाउंड एक्स है, ठीक है, एक कंपाउंड एक्स है, राइट, एंड एल्यूमिनियम है, एक एक्स है और एक एल्यूमिनियम है, वो क्या होते हैं, रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि ऐसी एक ही रिएक्शन है जो हमारे टेक्स्ट बुक चैप्टर 3 में दे रखी है कि दैट इज अ रिएक्शन ऑफ थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, थर्माइट रिएक्शन क्या होता है, बेसिकली फेरिक ऑक्साइड और आपका जब एल्यूमिनियम रिएक्ट करते हैं तो एक बहुत हाई क्या होती है, हीट निकलती है, जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ये इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, इतनी ज्यादा हीट रिलीज करती है कि जो हमारे रेलवे ट्रैक्स के इतने बड़े बड़े आयरन होते हैं उसको भी क्या कर देता है, ये आपका मेल्ट कर देता है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले पूछा गया आइडेंटिफाई एक्स, तो एक्स क्या है, दैट इज द फेरिक ऑक्साइड, राइट। नेक्स्ट बोला गया है व्हाट इज द रिएक्शन नेम, तो रिएक्शन नेम इज थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, थर्ड में बोला गया केमिकल रिएक्शन देने के लिए, तो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो ये फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3, ये क्या हो रहा है, आपका एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, आयरन और Al2O3, और यहाँ पे बहुत सारी हीट क्या हो रही है, आपकी रिलीज हो रही है। यही जो हीट होती है वो आपके रेलवे ट्रैक का जो आयरन होता है उसको मेल्ट करने का काम करती है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है विच हार्मोन इज सीक्रेटेड ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट, राइट। फाइट एंड फ्लाइट क्या होता है कि जनरली हमारे पास लाइफ में ऐसे बहुत बार सिचुएशन आती है कि हमारे पास 2 चॉइसेस होते हैं, या तो हम फाइट करें या तो हम लड़े या हम भाग जाए। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होता है कि जब हमारी बॉडी को भी लगता है कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब हमें लड़ना है या भागना है, तो इसके लिए हमारी बॉडी हमें हेल्प करती है एक हार्मोन रिलीज करके। उस हार्मोन का नाम क्या है, उस हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। उस हार्मोन का नाम क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन। अब ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें लड़ना है या भागना है तो दोनों टाइम पे हमें क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। तो एनर्जी चाहिए होगी, तो इसके लिए हमारी बॉडी क्या करे, ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या करेगा कि हमारी बॉडी में जितने भी हमारे मेन ऑर्गन्स है, जैसे हार्ट हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, स्टमक हुआ, लिवर हुआ, पेनक्रियाज हुआ, यहां पे क्या करेगा, एक्सेस ब्लड को सप्लाई करेगा।
जब वो एक्सेस ब्लड को सप्लाई करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो मेन ऑर्गन्स है उनके अंदर आपका ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगा। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होने का मतलब हमें ज्यादा एनर्जी मिल रही है, राइट। तो यहीं पे हमसे पूछा गया है कि अब हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, राइट राइट, हमारी ब्रीथिंग रेट फास्ट हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होते हो जाते हैं ताकि हमें अच्छे से अच्छा फंक्शन हम कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है और इसमें सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स को ही क्यों करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये एक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें कि हम लोग स्टेम, लीव्स और रूट से क्या करते हैं, एक नया प्लांट ग्रो करते हैं। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हम एक नया प्लांट ग्रो करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ सीड्स, उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कुछ तक ही क्यों ये लिमिटेड है, क्यों सबके साथ नहीं करते। क्योंकि हर पर्टिकुलर जो प्लांट होता है वो इस बेसिस पे ग्रो नहीं कर पाता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो ग्रो कर पाते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सीड्स की जरूरत होती ही होती है। तो क्या क्या होता है, इसके एडवांटेज देख सकते हैं कि बियर फ्लावर एंड अर्लियर देन दोज ऑफ सीड्स, मतलब कि उनके मुकाबले, मतलब कंपैरेटिवली जो सीड से प्लांट ग्रो करते हैं उनके कंपैरेटिव में जल्दी फ्रूट्स और फ्लावर्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर किसी प्लांट ने आप लूज कर दी है ग्रो करने की या सीड फॉर्म करने की, उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, रिटेनिंग यूजफुल कैरेक्टर्स, मतलब कि जो प्रीवियस प्लांट था उससे अच्छे जो कैरेक्टर्स थे उसको भी हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेम द पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमें सबसे पहले यहां पे क्या करना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे आता है दैट इज टेस्टिस। टेस्टिस को कौन होल्ड करके रखता है, तो दैट इज स्क्रॉटम। बेसिकली हमें पता है कि जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के बाहर होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे वास्ट डिफरेंस है। वास्ट डिफरेंस क्या करता है, जो मेल गैमेट है उसको कैरी करने का काम करता है। देन उसके बाद आगे चलते हैं तो दैट इज सेमी वेसिकल। सेमी वेसिकल क्या करता है कि जो टेस्टिस है उसको फ्लूइडिटी और जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं मेल गैमेट को वो प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद आता है आपका प्रोटेस्टेड ग्लैंड। प्रोटेस्टेड ग्लैंड क्या करता है, आपके मेल गैमेट और आपके यूरिन को रेगुलेट करता है, क्योंकि बेसिकली एग्जिट करने का जो पैसेज है वो तो एक ही है। देन उसके बाद ये पीनस आता है और पीनस के बाद यूरेथ्रा से जो हमारा मेल गैमेट है वो बाहर चले जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, बेसिकली 6 और 7 आपके क्या है, पार्ट्स हैं। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि किसी भी दो पार्ट्स को एक्सप्लेन करिए, तो किसी भी दो पार्ट्स को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी इजी लगे आप उसको कर दिए। यहाँ पे हमने टेस्टिस और वास्ट डिफरेंस लिया है। तो यहाँ पे जो टेस्टिस है, बेसिकली टेस्टिस क्या करता है, आपका मेल गैमेट फॉर्म करता है और जनरली ये क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर होता है। उसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन है कि जब भी हमें मेल गैमेट प्रोड्यूस करना होता है तो हमें अपनी बॉडी से 2-3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। इस वजह से क्या होता है, जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी से बाहर होते हैं और ये जो टेस्टिस है टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है जो हमारे बॉडी के लिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का काम करते हैं। सेकेंड है वास्ट डिफरेंस। जैसे मैंने आपको वास्ट डिफरेंस के बारे में बताया कि वास्ट डिफरेंस क्या करता है कि मेल गैमेट को कैरी करता है आगे फॉरवर्ड की तरफ, तो वही है। ठीक है, डक्ट्स के थ्रू कैरी करता है कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास बोला गया है कि एक हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, और वो डायग्राम क्या होना चाहिए, वो डायग्राम होना चाहिए राइट व्हेन इट इज प्लेस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस करना चाहिए। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा और फोकस ये रहा। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है। तो जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, वो बियॉन्ड सी बन रही है और कैसी बन रही है, एनलार्ज बन रही है। ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और चीज, इसका नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। जब भी आपकी इमेजेस उल्टी बनती है तो दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। और हमें पता है कि जो एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर जनरली एक केस को छोड़ के बाकी सारे केसेस में क्या करता है, आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो क्लास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। ठीक है, when light travels from one medium to another medium and it bends, then it is called
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब कभी कभार ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है? तो रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मैं आपको राइट ग्राउंड में खड़ा करूं और फिर मैं आपको एक रिवर के अंदर खड़ा करूं, तो आप अच्छे से रनिंग कहां कर पाओगे? ऑब्वियसली ग्राउंड के अंदर। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जो स्पीड ऑफ लाइट एयर में बहुत ज्यादा होती है और बाकी कंपैरेटिवली दूसरे मीडियम में धीरे धीरे कम होती रहती है। तो जनरली इस लाइट को क्या था, इसे सीधा आना था, बट इस लाइट ने क्या किया, बैंड कर गई। अब बैंड क्यों कर गई? क्योंकि इसको जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई है। तो दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हमें देखना है कि व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहला तो सिंपल है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है दैट इज द इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, राइट। फिर दैट इज द नॉर्मल रे, और ये हमारी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। दिस। ठीक है, ये क्या है, पहला क्या है आपका, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे ऑल विल लाई ऑन द सेम प्लेन। तीनों की तीनों क्या होंगी, सेम प्लेन में ही आपकी लाई करेंगे। सेकंड जो लॉ है, सेकंड लॉ क्या है, साइन आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। कभी कभार 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ नथिंग बट इट इज अ रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो पहला मैंने आपको वही बताया कि ऑन अ सेम प्लेन, देन उसके बाद मैंने आपको बताया राइट इट इज अ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्लास सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पे हमारा जो करंट है वो डिवाइड नहीं होता है। और अगर इन केस आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सा सर्किट आपका सीरीज है कि पैरेलल है, तो मेरे पास एक सिंपल सी ट्रिक है। जहां पे बैटरी है वहां पे आप अपना पेन रख दो, यहां पे पेन रख दिया, यहां पे पेन रख दिया, और यहां से राइट डायरेक्टली चलते जाओ 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 चलते जाओ, और यहां पे वापस आ जाओ। अब ये बताओ कि कहीं पे मैंने पेन उठाया, नहीं उठाया ना। इसी के कंपैरेटिवली में अगर मैं यहां पे एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाता, इस तरीके से बैटरी बनाता, इस तरीके से बैटरी बनाता, तो यहां से क्या करता, यहां से मैं पेन उठाता, ऐसे जाता जाता जाता, इस पॉइंट पे आके मेरे पास चॉइस होती, आइदर मुझे इस साइड जाना है, आइदर मुझे इस साइड जाना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ता, पेन इधर ले जाके वापस आने के लिए पेन उठाना पड़ता। तो जहां पे हमारा पेन उठ रहा है दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहां पे हम लोग डायरेक्टली सीधे सीधे जा रहे हैं दैट इज द आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात यह है कि यहां पे जो करंट होता है, यहां पे जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, बट यहां पे जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है। ठीक है, करंट आपका सेम होता है और वोल्टेज आपका डिफरेंट होता है। तो बेसिकली सबसे पहले आपको यही करना है कि हमने क्या किया, ये जो लिखा हुआ है मैं आपको ऐसे समझा देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम लोगों ने पर्टिकुलर एक सर्किट लिया जिसमें हम लोगों ने एक पोटेंशियल डिफरेंस V लिया, एक K लिया, यहाँ पे हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है या रजिस्टर्स है दैट इज R1, R2 एंड R3। जब इनको कंबाइन करेंगे तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से कुछ बन जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन कैसे करना है, तो डेरिवेशन बहुत सिंपल है। डेरिवेशन बहुत सिंपल है कि अभी हमें पता है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है आपका, राइट, अलग अलग है। तो हमने क्या निकाला, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे VS। ठीक है, और 3 रजिस्टर्स लिए थे तो हमने लिखा V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमें क्या पता है, हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू IR होता है ना, V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो मैं इस V की जगह क्या रख दूंगा, इस V की जगह क्या रख दूंगा, इस V की जगह मैं लिख दूंगा I और RS। RS क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, फिर इसकी जगह क्या लिख दूंगा, इसकी जगह लिख दूंगा IR1, इसकी जगह क्या लिख दूंगा IR2, इसकी जगह क्या लिख दूंगा IR3।
अब क्वेश्चन ये आता है, मे भी शायद आपके माइंड में भी आया हो, कि मैंने यहां पे क्या किया है, मैंने RS लिखा, R1 लिखा, R2 लिखा, R3 लिखा, बट मैंने यहाँ पे I1, I2, I3 लिखा। क्या रीजन इसके पीछे? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वहां पे करंट क्या होता है, सेम होता है। तो करंट सेम हुआ तो इसके लिए हमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, I RS इज इक्वल्स टू, अब यहां पे I कॉमन, I सेम है, तो I सेम है तो मैं I को बाहर ले लूंगा, तो ये आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये I से I कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा, RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। राइट, ये देखो हमारा हो गया, इजी है ना। ठीक है, बाकी यहाँ पे वही लिखा गया है। ठीक है, दैट इज IR, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखा गया है इसको। देन उसके बाद आगे चलते हैं। देन उसके बाद वही, राइट, V1 को हमने IR1 लिखा, V2 को ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, तीनों इक्वेशन रख दी। तीनों इक्वेशन के बाद I कॉमन आ गया, I हटा दिया, तो इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। यहाँ पे हमारा सैंपल पर 2 का सेक्शन सी खत्म होता है। राइट, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करिए, और इसकी सॉल्यूशन की PDF चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन से ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।